सर जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। बेसिकली दराज की फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से हिसाब किया जाए। तो थोड़ा सा हिसाब को सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। हम P&L बेसिस पे जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनेंशियल टर्म में बनता है ना, हम उस टर्म से जा रहे हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब हम अपनी प्रोडक्ट की फाइनेंस करते हैं जिसको यूनिट इकोनॉमिक्स कहा जाता है, हमने वो चीज रिफ्लेक्ट बैक करानी होती है अपने P&L के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि 290 रुपये कॉस्ट कर रहा है, एग्जाम्पल लिया हुआ है। और मेरा जो कैटेगरी कमीशन है, अगेन हमने जो दराज बता रहा होता है आपको, गूगल पे जब हम जाके प्रॉफिट कमीशन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें से हमको परसेंटेज मिल जाता है, हमको रिलेटेबल कैटेगरी का, विच इज 8.70। सेलिंग प्राइस हमने अपने कंपेटिटर को देखते हुए रखी, कमीशन इन रुपीज डिसाइड हो गया। ये शीट पहले भी बहुत दफा मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अगर अगेन इस सेशन के बाद हम शेयर कर देंगे अपनी कम्युनिटी में। डिलीवरी चार्जेस हमारे अगेन हमने कौन एन एवरेज लिया हुआ है, वैट सूबे के हिसाब से कट रहा है, एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसेस, अगर एफबीडी हुआ हुआ है तो क्या चार्जेस आ रहे हैं, अगर एफबीएम हुआ हुआ है तो क्या चार्जेस आ रहे हैं, वो तमाम तरह चीजें वेरी करती हैं। रेफरल फी क्या होती है? रेफरल फी हमारे पास 1.75% ऑन सेलिंग प्राइस प्लस ₹5 ऑन पार्सल हैंडलिंग फी। टोटल कॉस्ट वो कंसीडर हो गई, प्रॉफिट इन रुपीज हो गया और परसेंटेज आ गई। अब लेट सपोज आपके पास, मैं ज्यूम करता हूँ आपके स्टोर पे 8 प्रोडक्ट्स हैं और आपने 8 प्रोडक्ट्स का फाइनेंस कर लिया। अगली हम एक शीट हमने बनाई कि जो आप लोग नाम लिख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट वन है, लेट सपोज उस पे 14% आपको बच रहा है। हमेशा बात परसेंटेज के अंदर होगी, ठीक है। इन रुपीज से कोई फायदा नहीं होता कि यार मुझे 100 रुपए बच रहे हैं, मुझे 200 रुपए बच रहे हैं, मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज में हमको क्या बिक रहा है, बच रहा है, ठीक है। सो आर प्रोडक्ट वन इज 14.50। प्रोडक्ट टू की एग्जाम्पल ले ली, प्रोडक्ट थ्री, इसी तरीके से 7 प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल ले ली। इनको जब एवरेज आउट किया, ये देखें एवरेज 14.93, कंसिडर कर लेते हैं कि 15%, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब मुझे ये पता है कि जब मैंने दराज की फाइनेंस की, इसमें देखें तमाम तर खर्चे में लिया है। दराज कमीशन लेता है, मैंने ले लिया। डिलीवरी चार्जेस में से वैट कटता है, मैंने ले लिया। रहा एक्सपेंसेस, मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनली, जिसमें क्या आता है भाई, फ्लायर्स, प्रिंट, आपका आना जाना, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीजें। तो ऑन एन एवरेज ₹25 स्मॉल फ्लायर पे, या इसको आप 30 कर दो, इट्स अप टू यू, जो भी आपका खर्चा है। रेफरल फी अगेन ये फॉर्मूला लगा, 1.75% प्लस ₹5 ऑन पार्सल हैंडलिंग। मतलब कि तमाम तर जो हमारा खर्चा है वो हमने निकाल के रख दिया अपने सामने। इसके अलावा कोई ऐसा हिडन चार्जेस नहीं है कि जो कट रहा होगा आपको पता नहीं होगा। हाँ, अब दो चीजें वेरी करती हैं। अगर आप फ्री शिपिंग देंगे तो ये फ्री शिपिंग काउंट करनी पड़ेगी आपको कॉस्ट के अंदर। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक और माइनस लगाएंगे हम, और इसको पूरे को उड़ा देंगे कि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, ठीक है। कुछ गलती कर दी मैंने फॉर्मूले के अंदर है। अच्छा, ब्रैकेट में था तो वो प्लस हो गया, इसी के अंदर रख के माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं। 0.19, अगेन वो प्लस ही हो रहा है, खैर। तो अगर फ्री शिपिंग होगी तो आप अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट उसको निकाल दोगे, सही है। सो आपके पास एक परसेंटेज माइंड में होना चाहिए, और हमेशा होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा, जो लोग अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर सेल कर रहे हैं ना, तो वो परसेंटेज हिसाब से चलना चाहिए कि उनका स्टोर ऑन एन एवरेज एक परसेंटेज पे हो, ताकि कल कला को जब वो अपनी फाइनेंस करें तो उनको क्लियर तो हो कि हमें क्या बच रहा है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि हमको लेट सपोज अपने स्टोर पे ऑन एन एवरेज हमने 15% रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जो प्रोसेस है हमारे पास, वो एक शीट है। ये शीट अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखें सिंपल सी शीट है। एक कॉलम है परचेजेस का, एक कॉलम है सेल्स का, एक कॉलम है एक्सपेंसेस का, ठीक है। थोड़ा सा एक और पार्ट है इसका जिसमें हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी समझ लेते हैं कि क्या सिनेरियो होता है, ये चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं अभी ये क्या चीज है भाई। अच्छा भाई, अच्छा, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए कुछ इसमें से जो हमारी कह लें कि इंट्रीज होती है ना, बेसिकली वो उठा लेता हूँ। जैसे कि परचेजेस की ये तमाम मैंने इंट्रीज उठा ली, सही है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और या
ठीक है। अच्छा जी। और उठा लेते हैं भाई, इन्वेंट्री कीमत में क्या क्या है हमारे पास। ये तीन और आ गई। समझा देता हूँ भी, बस एक मिनट डेटा डाल लेना। ये तीन और आ गई, इनकी डेट देख लेते हैं। और ले लेते हैं इन्वेंट्री। इनकी इनकी डेट भी ले लेते हैं भाई। इनकी भी और ले लेते हैं भाई। हो गया भाई। ठीक है। अच्छा भाई, परचेजेस क्या होती हैं आम जबान में? जो माल आपने खरीदा। ठीक है। आपके गराज का स्टोर है, आप जाते हो बोल्डन मार्केट, आप जाते हो राजा बाजार, आप जाते हो सालमी, आप कहीं भी जाते हो, आप माल खरीदते हो। ठीक है। बेसिक आम जबान में इन्वेंट्री परचेज करते हो, उसको परचेजेस कहा जाता है। ठीक है। अब परचेजेस में ना, आप यहाँ पे और डिटेल लिख सकते हो कि लेट सपोज बिल नंबर दिस। ठीक है। समथिंग। जितनी डिटेल होगी उतना आपको फायदा होगा। अभी मैं जर्नल आप लोगों को समझा रहा हूँ, सही हो गया। मजीद बिल्स वगैरह आ गए। बिल्टी क्या होती है? बिल्टी मतलब एक शहर, लेट सपोज लाहौर से माल आ रहा है, फैसलाबाद से माल आ रहा है। एक्सपेंस है आपका, प्रोडक्ट में शामिल होगा वो। मतलब कि यहाँ पे हमने एक फाइनेंस की। ठीक है। जो ये प्राइस है ना, हमारी कॉस्ट प्राइस, लेट सपोज 290 की एक पीस है, आपने 100 पीस लिए। ठीक है। तो वो चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं परचेजेस के अंदर। मैंने क्या खरीदा, इसकी मेरे पास इनवॉइसेस भी होनी चाहिए। कोशिश करें कि एक फोल्डर ले लें, एक फाइल ले लें, जब भी इन्वेंट्री खरीद के आए उसकी एक पिक्चर भी ले लें सेफ साइड, और उसको एक जगह पे संभाल के रख लें। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसी तरीके से मल्टीपल एंट्रीज हो गई मेरे पास, किसकी? परचेजेस की। अब उसमें मेरा एक्सपेंस भी आ गया, जो मुझे उस माल को लाने में पैसे लगे। हम एक नजर और देख लेते हैं कि बिल्टी एक्सपेंस एक दो, और दो परचेजेस ये और हैं, उसको भी डाल लेते हैं ताकि सारी चीजें रिफ्लेक्ट हमको सही से करें। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे डिटेल भी आप देखें, लिख रहे हैं कि शॉप लोकल परचेज 15 अक्टूबर से 30 के दरमियान ये आइटम लिया गया, लोकली लिया गया या ब्रांड से लिया गया, जिससे भी लिया गया, दुकान नंबर, शॉप नंबर, जितनी डिटेलिंग लिख सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल जनरल जनरल बनाते थे अपने स्कूल के टाइम पे, उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितना डिटेल में होगा उतना फायदा होगा। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए सिंपल रख रहा हूँ। मेरे पास जो होती है वो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। ये देखिए, ये ये तमाम तर चीजों पे हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है। एनुअली इस तरीके से चल रहा है, मंथली इस तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी चूंकि मैं आप लोगों को बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसको मुश्किल तरीन करते रहेंगे, लेकिन आज ही अगर मुश्किल बता दूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। सही है भाई। तो हमने सिंपली क्या किया, परचेजेस उठा दी। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसको हमने टोटल कर दिया। सिंपल, क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अगला कॉलम हमारे पास सेल्स का है। परचेज, हमने जो इन्वेंट्री खरीदी, अब हम कहाँ बेच रहे हैं? हम शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, हम वेबसाइट पे बेच रहे हैं, हम फेसबुक के पेज पे बेच रहे हैं, हम व्हाट्सएप के पेज पे बेच रहे हैं, हम दराज पे बेच रहे हैं। तो दराज पे जो पे आउट्स आते हैं, जो मुझे बैंक में पैसे आते हैं, बिजनेस एडवाइजर वाले नहीं, ऑर्डर पे क्या है वो नहीं, मुझे जो बैंक में आ रहे हैं। क्यों? बैंक वाले क्यों? क्यों कि हम तमाम एक्सपेंस कटने के बाद जो हमको घर में बच रहा है ना, हम उसको लेके चल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, लेट सपोज एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब सेल्स की बात करते हैं। सेल्स क्या क्या है? हमारे पे आउट्स हैं। हमारे पे आउट यहाँ पे शीट में है इन्वेंट्री की, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, और ये हम ले लेते हैं अपने पास कॉपी। ठीक है। इसको ले चलते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, सिंपल हो गया। इसी तरीके से आपके पास भी आता है, दराज का सेलर सेंटर खोलेंगे, फाइनेंस में जाएंगे, अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे, डेट के हिसाब से आपको अमाउंट आ रही होती है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने बैंक के मैसेजेस देख सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तमाम तर चीजें क्लियर होंगी। डेट भी ले लेते हैं ताकि डेट कल कला को आपका क्लाइंट हो, सारी चीजें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। सही है। ये हमारे पास आ गया, इसका भी अगेन टोटल हो गया। सही है। ओके हो गया।
अब बात आती है एक्सपेंसेस की। ठीक है, बेसिक सी चीज है कि मार्केटिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, समथिंग समथिंग कुछ भी होगा तो वो एक्सपेंस होगा। माल खरीदा, माल बेचा, दौरान में आपके जो एक्सपेंसेस हुए वो ले लेते हैं। अब हमारे एक्सपेंसेस जो हुए हैं, एक्सपेंसेस भैया आ जाए, डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग 16,000 रुपये डिजाइनिंग पे खर्चा हो गया। कोई बात नहीं भाई, दिल बड़ा रखे। अच्छा भाई, किस डेट का हुआ वो भी ले लिया हमने। सही है, सिंपल। अच्छा भाई, हमारे पास और खर्चा हुआ कुछ दराज मॉल से रिलेटेड और फॉलोअर से रिलेटेड। स्टोर के फॉलोअर्स वगैरह किए हमने, जो भी किया मामला मार्केटिंग की मद में, आपने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये अच्छा जी, और हमारे पास खर्चा ये रहे, ऑर्डर्स हमने कुछ कराया मार्केटिंग के। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेते हैं, इसकी भी डेट ले लेते हैं, ताकि कल को कोई हमको पूछे तो हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी के लिए काम करेंगे तो हमारे पास तमाम तर डेटा मौजूद होना चाहिए भाई। ओके जी, मटेरियल भी ले लिया, पैकेजिंग मटेरियल, फिर क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, बस। अच्छा, यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है। यहाँ पे देखें कि पैकेजिंग, मार्केटिंग, वन टाइम कॉस्ट लिखा हुआ है। अभी समझाता हूँ, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। एक्सपेंसेस आ गए हमारे 75,736 रुपये। ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगली एक शीट है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले से टेम्पलेट बना लिया है, आप भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा सेल्स रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, उस फॉर्मूले की शीट से रिफ्लेक्ट करा दिया। यहाँ पे मैं शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी। हमने माल कितने का खरीदा, 864 का खरीदा। ठीक है, अब दो चीजें हम रह गई हमारी, जो कि है क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली ये होता है कि आज मैंने, अगर इस महीने की मैं डेट पे काम कर रहा हूँ, तो जब मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है। लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आज मेरा पहला दिन है, मतलब मैं पहली दफा हिसाब बना रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री इससे पहले जीरो थी, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने माल लेना शुरू किया यही पहला था, इसके अलावा मैंने और कभी वो नहीं की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री लेट सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इससे पहले मेरे पास माल नहीं था, लेकिन अगले महीने तो हो चलेगा ना ये सर्कल। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वो चीज होती है कि जब महीना शुरू हो रहा है तो आपके पास कितना आइटम पड़ा हुआ है। क्लियर करता हूँ, अभी टेंशन नहीं लेनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ये होती है कि मैं आज जब अपने आप को, अपना महीना क्लोज कर रहा हूं, तो मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माल खरीदा कितने का भाई, 8,64,000 रुपए का। मेरे पास क्लोजिंग में क्या पड़ा हुआ है? अगेन हम एक्चुअल डेटा ले लेते हैं कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। 3,10,000 का माल पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, आप इसको नंबर्स में कैसे लेकर आओगे? आपके पास यूनिट पड़े हुए हैं, तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी उसकी कॉस्ट होगी। मतलब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ना, ये कॉस्ट बताई जा रही है। सही है, ये क्या है भाई? कॉस्ट है। लेट सपोज मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है 1,200 पीस, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1,200 पीस की जो पैसे बनते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय उसके पैसे, उससे ये अमाउंट ली है। सही है, यूनिट में मेंशन नहीं करना है इसको, इन रुपीज मेंशन करना है कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने वर्थ की पड़ी हुई है। सिंपल है, देखो, परचेजेस लिए हैं, सेल्स लिए हैं, एक्सपेंस लिया, और चौथी हम बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं जब लेट सपोज जुलाई की 31st को अपना महीना क्लोज कर रहा हूँ, अपना हिसाब बना रहा हूँ, तो मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे ऐसे पता लगेगा कि नॉर्मली जब मैं हिसाब किताब कर रहा होता हूँ कि इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है, मैं कहीं एक जगह पे उसको नोट करूंगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, एक शीट मेंटेन की होती है, इन्वेंट्री मेंटेन हो रही होती है, और डेली ऑर्डर जो जा रहे होते हैं ना वो माइनस हो रहे होते हैं। तो उसको महीने के आखिर में टोटल किया कि कितना माल चला गया, तो माइनस हो गया, क्या आ जाएगा कि क्या आपके पास बचा। जो बचा उसकी जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की इन रुपीज अमाउंट आई है। वो नहीं आया, यूनिट में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। इन रुपीज लिखना है कि 3,10,000 का माल पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि 1,200 यूनिट पड़े हुए, 1,000 यूनिट पड़े हुए, नहीं। आपकी वैल्यू आएगी। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा समझते हैं। सेल्स रेवेन्यू मेरा, जो मैंने बेचा दराज से, जो मुझे बैंक में पे आउट है, जो कि सब कुछ कटने के बाद आते हैं। क्यों?
क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस शीट में ये तमाम तर चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है। 7,17,000 का मेरा मैंने बेचा। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कुछ भी नहीं थी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर होगी तो कैसे होगी वो मैं अभी इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझाता हूँ। आपने टोटल माल खरीदा इस दौरान, लेट सपोज एग्जाम्पल है, चलो इसको हम एक साल पीछे ले जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए है ये, कि 1 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2023 तक का हिसाब अगर हम बनाए हैं तो वो कुछ ऐसा होगा कि 7,17,000 की आपने बेचा, आपने जो माल खरीदा वो 864 का खरीदा, ठीक है। आपकी जो परचेजेस हैं, क्योंकि आपके पास कोई ओपनिंग नहीं है, वरना ओपनिंग प्लस होगी आपकी नेट परचेजेस डबल हो जाती है। कि लेट सपोज महीना शुरू किया तो 2 लाख की इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई थी भाई, तो क्या हो गया, वो डबल हो गया। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास जीरो है तो हमने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। नेट परचेजेस हमारी 864 है। अच्छा भाई, अब क्या कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रिटर्न्स रिटर्न्स कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, अगला भेजने के काबिल नहीं होता, वो डब्बा फट गया, चीज नहीं चल रही, तो वो जो भी इन्वेंट्री होगी वो यहाँ मेंशन करोगे, अगेन इन रुपीज करोगे, यूनिट में नहीं करोगे। लेट सपोज मेरे दो आइटम खराब हो गए जो थे 2,000 रुपए के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो उसको प्लस कर देगा कि भाई इन्वेंट्री अब इतने की हो गई। ये चीज ना डालें तो कोई मसले वाली बात नहीं, हिसाब किताब आपका आउट नहीं होगा। चलें भाई, अभी हमने डाल दिए कि लेट सपोज हमारे रिटर्न्स या कोई डिस्काउंट दे दिया या कोई रास्ते में है, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि बाज अकात दराज के पार्सल्स लेट हो रहे होते हैं, शिप में पड़े हुए होते हैं, टाइम लग रहा होता है, तो वो सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी होती है। वो फर्दर अभी बेसिक समझ रहे हैं, फिर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको क्लियर कर लेंगे। मेरे पास नेट परचेजेस इस महीने की जो हो गई वो 867 हो गई, ठीक है। 8,66,185। अच्छा भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री के महीना क्लोज किया, मेरे हाथ में क्या माल पड़ा हुआ है, हमने डाला कि 3,10,000 है, जो कि हमने यहाँ पे इसको मेंशन करके दिया कि 3,10,000 हमारे पास आइटम की वर्थ का इन्वेंट्री मौजूद है। सही है। तो क्या हो गया, अब जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कहते हैं कि आपने जो माल बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी, मैंने मार्केट में ले जाके 7,17,000 का आइटम बेचा। तो वो जो बेचा वो उसकी एक्चुअल वर्थ क्या थी, क्योंकि मेरा प्रॉफिट शामिल था ना भाई, तो उसकी जो एक्चुअल वर्थ थी वो थी 5,55,000। मतलब 5,55,000 की चीज मैंने 7,17,000 में बेच दी, तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 1,61,000 रुपए हुआ, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपका परचेजेस में से, आपकी सेल्स में से परचेजेस माइनस हो जाती हैं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो वो चीजें मैटर करती हैं, बाकी सिंपल सा होता है। इसका एक फॉर्मूला लगा दिया, शीट में लगे हुए फॉर्मूला, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको हमने डिवाइड करके दिखा दिया कि परसेंटेज में क्या बन रहा है। अगेन यहाँ पे क्या बात हुई थी कि परसेंटेज कंसिडर करना है इन रुपीज में, वरना दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 22% ग्रॉस आ रहा है, खुश नहीं होना, अभी जश्न नहीं मनाना है कि भाई बहुत बेहतरीन काम कर लिया, नहीं, अभी मसला बाकी है। अच्छा भाई, अब आ जाता है कि नेट, हमेशा बात होती है इन्वेस्टर से, हमेशा बात होती है, कह लो कि बिजनेस ओनर्स आपस में जो बात हो रही होती है बिजनेस टर्म में, वो नेट पे बात होती है कि बचता क्या है भाई। अच्छा है दराज पे मिलियन मारते हो, अच्छा है दराज पे 2 मिलियन मारते हो, लाख रुपए की सेल मारते हो, बचता क्या है घर में, तो वो जो चीज होती है वो नेट कहलाती है। कि सब कुछ करने के बाद आपको घर में क्या बचा, तो अब उसकी तरफ आ जाते हैं। ग्रॉस आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हमारे पास आता है नेट के दरमियान एक्सपेंसेस जो हमने निकाले। अच्छा, एक्सपेंसेस में हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जिनको कहा जाता है वन टाइम कॉस्टिंग। वन टाइम कॉस्टिंग क्या होती है दोस्तों, वन टाइम कॉस्टिंग ये होती है कि आज मैंने डिजाइनिंग करवाई अपने कारोबार के लिए, लेकिन डिजाइनिंग हर महीने थोड़ी होगी, सही है ना। डिजाइनिंग हर महीने नहीं होगी। डिजाइनिंग तो एक दफा हो गई, वो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल भी चलेगी जब तक स्टोर चल रहा है। मुझे डेली बेसिस पे थोड़ी एसक्यू बदलना है, तो डिजाइनिंग को मैं कंसिडर करूंगा वन टाइम कॉस्ट, ठीक है। तो वन टाइम कॉस्ट, लेट सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक साल के लिए मैंने 16,000 रुपये खर्चा किया, लेकिन मुझे इसको हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा चार्ज करवाना है अपने पीएनएल में। सही है। कि एक साथ में 16,000 करूंगा ना तो लॉस में आ जाऊंगा। मतलब मैंने लेट सपोज लाख का धंधा किया, उसमें से 16 में डायरेक्ट उड़ा दूंगा ना एक्सपेंस की मद में, तो क्या होगा कि आपका पीएनएल खराब हो जाएगा।
तो उसको मेंटेन करने के लिए वन टाइम कॉस्टिंग कहलाती है। वन टाइम कॉस्टिंग ये होती है कि खर्चा तो एक दफा हो गया, लेकिन उसको रजिस्टर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता करके क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हम 16,000 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से, कि भाई 12 महीने में 1,300 रुपए के हिसाब से खर्चा हो। मतलब आप अगर एक महीने का हिसाब कर रहे हो तो आप कंसिडर हर महीने ये अमाउंट करोगे, ना कि ये, क्योंकि एक साथ 16,000 को करेंगे ना, क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा सारी चीजें। आपको तो पता होगा कि हाँ ये एक बड़ा खर्चा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है, आपको बुक्स में, आपको अपने इन्वेस्टर को, आपने अपने क्लाइंट को दिखाना होता है कि हम प्रॉफिटेबल हैं। नेट पे बात होती है ना कि आप बोलोगे यार नेट कुछ बच ही नहीं रहा, तो वो रीजन जानेगा कि क्या मसला है भाई। तो रीजन ये है कि भाई वन टाइम खर्चा, चूंकि डिजाइनिंग का तो वन टाइम खर्चा था, अगर मेरा डी मॉल है, अगर मेरा कोई चीज है, तो वन टाइम खर्चा था। लेकिन क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम काट सकते हैं। तो अभी लेट सपोज मैं क्वार्टर का खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, 3 महीने 4 महीने का मैं हिसाब बना रहा हूँ, तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, क्योंकि 3 क्वार्टर होते हैं। तो अब मैं 5,000, 16,000 की जगह जो मैं चार्ज करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा, उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको चार्ज कराऊंगा क्वार्टरली। जो मेरा डिजाइनिंग का एक्सपेंस है, वो आ गया ही है। सही है, डेट एक्स वाई जी कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। तो समझ आ गई बात कि जब वन टाइम खर्चा, बड़ा खर्चा के दराज मॉल से रिलेटेड आपने डिजाइनिंग करवाई, बैनर्स बनवाए, लेकिन अब वन टाइम डी मॉल तो टैग अप्रूव हो गया, हर दफा थोड़ी करना है खर्चा। तो इस तरीके से आप उसको वन टाइम में कंसिडर कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे 16,000 नहीं गिनूंगा, 16,000 को मैं यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ से कट एंड पेस्ट कर देते हैं, ताकि ये हमारी शीट में रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। अब जो मेरा खर्चा हो गया वो 65,000 हो गया, 16,000 माइनस हो गए, अभी सिर्फ ये खर्चा रह गया, ठीक है। इसका क्या सीन है भाई, 65,000, ठीक है, ओके, तो मुझसे वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब वापस पीएनएल में आ जाते हैं। तो अब जो है वो एक्सपेंस की मद में हमने ऑर्डर्स करवाए मार्केटिंग के लिए, वीवीआरओ, हो सकता है आपने इन्फ्लुएंसर्स को भिजवाए हों, हो सकता है आपने कुछ भी किया हो, फ्री शिपिंग दी हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन आप वो एक्सपेंस में मेंशन करोगे, सही है। अच्छा जी, फॉलोअर्स, राज मॉल, ठीक है, हमने बात कर ली। पैकेजिंग मटेरियल आपका जो उस दौरान पैकेजिंग यूज हुई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की हैं कि एक्सपेंस में हमारा फ्लायर, हमारा प्रिंट, हमारा आना जाना, सारी चीजें शामिल हैं, सही है। तो अब चूंकि मैं, मुझे यहाँ पे तमाम तर चीजें डालनी पड़ेंगी, तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी इसको। अब मेरे पास जो है वो पीएनएल में जो आ रही हैं चीजें, कि मेरी जो सेल्स हैं वो 7,17,000 हो गई, मेरा जो परचेजेस है वो 8,64,000 हो गई। लेट सपोज मैंने 2,000 कंसिडर किए हैं कि कुछ इन्वेंट्री मेरी खराब हो गई, जाने के काबिल नहीं है, जो कि रिटर्न आ गए हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मेरा टोटल जो परचेज हो गया वो 8,67,000 हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो महीना खत्म किया, मेरे पास इन्वेंट्री घर में पड़ी हुई थी, वो 3,10,000 थी। इनको जब आपस में माइनस किया तो मेरे पास 5,55,000 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 5,55,000 का माल मैंने 7,17,000 में बेचा, 22% ग्रॉस के साथ। ग्रॉस के बाद हम हमारे अपना एक्सपेंस को नोट करते हैं। एक्सपेंस में हमारे पास मार्केटिंग आ गई, एडमिन का कोई खर्चा आ गया, ठीक है, कोई भी खर्चा आ सकता है, मार्केटिंग, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल मेंशन किया कि हमारे कुछ पैकेजिंग में लगे, कुछ ऑर्डर्स में लगे, सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, इट्स अप टू यू, हाँ, कि इसको 16 पूरे के पूरे चार्ज करवा दो, कि वन टाइम कड़वा घूट पी लिया कोई बात नहीं, अगली दफा से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग है बेसिक सी, तो ये चीज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना है, आपके साथ क्लाइंट है, आपके साथ इन्वेस्टर है, आप चाहते हो कि यार मेरा प्रॉफिट खराब ना हो, तो आप इसको क्वार्टरली भी का चार्ज कर सकते हो। तो 65,000 रुपये मेरा लेट सपोज इस बिजनेस में इस महीने में या इस क्वार्टर में खर्चा हो गया। तो अब जब 65,000 में एक 61 में से माइनस करता हूँ, तो 96,000 मेरा नेट आ जाता है। नेट मेरा आ रहा है तकरीबन 13.49। अच्छा, अभी चूंकि ये जो मैंने डेटा डाला हुआ है ये अपने हाथ से डाला है, ये एक्यूरेट नहीं डाला हुआ, लेकिन जब आपका ये डेटा एक्यूरेट होगा तो ये चीज जो है और ये चीज जो है रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। क्यों,
क्योंकि हम यहाँ पे तमाम तर एक्सपेंसेस ले चुके हैं। अब इसका फायदा बताता हूँ। अब इसका फायदा दोस्त ये है कि भाई मेरे लेट सपोज इसके अंदर ना ऑर्डर्स हैं, कुछ कह लो कि 25 2540 ऑर्डर हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक एक ऑर्डर को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक एक ऑर्डर पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसमें से अच्छा वैट इतना कटा, इसमें से डिलीवरी इतनी कटी, इसमें से ये इतना हुआ, इसमें से ये इतना हुआ। अच्छा मुझे इस ऑर्डर के ना 250 है, अगले ऑर्डर के मुझे 400 है, फिर मैं सबको प्लस कर रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं करना। बड़ा काम करना है आप लोगों ने। अगर मल्टीपल सर्विसेज देनी है तो ऑफिशियली प्रोफेशनली ये काम किया जाता है मार्केट में। आप अपना स्टोर है पर्सनल, जाहिर सी बात है बंदे का इंटरेस्ट होता है, एक एक चीज में घुसा हुआ है, वो एक एक ऑर्डर के हिसाब से देख रहा है। लेकिन जब आपको टाइम कंज्यूम करना है, ये 15 से 20 मिनट में बनती है सारी चीज। आप ये जो एंट्रीज है ना, ये आप नॉर्मल जिंदगी में कर रहे होते हो कि भाई मैंने इन्वेंट्री ली, एंट्री कर दी, मैंने ये चीज किया, एंट्री कर दी। जो खर्चा डेली हो रहा है महीने के आखिर में आप बनाए बैठे, शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और शीट आप खुद भी बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कुछ उसमें डेवलपमेंट कर दी है मैंने, नहीं भाई, सिंपल सी शीट है, अकाउंटिंग के बेसिक फॉर्मूले लगे हुए हैं। माइनस दिस जीपी किस तरीके से निकलेगा, गूगल भी कर लोगे तो आपको बता देगा, ठीक है। तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि जब हमारा नेट आएगा तो वो परसेंटेज जो है वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब ये है, हो सकता है 25%, 0.25, ½ %, 1% का आगे पीछे हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लेट सपोज आजादी से लाई थी मैंने, अपने मार्जिन कम किए थे। लेट सपोज फ्री शिपिंग कैंपेन दी थी, आपको आइडिया होगा ना, तो वो चीज यहाँ पे आ रही होगी। आपको ना कोई हसल करनी है इसके अंदर के भाई एक एक ऑर्डर का क्या डेटा है, मैं सारी चीजें देखूं। आपने सिंपल सिंपल डेटा उठाया, क्या किया, परचेजेस, आपके पास जो भी बिल हैं आपने वो एंट्री एंट्री कर दी इसके अंदर। जो दराज ने आपको पे आउट दिया, आपको मैसेज आया, या आपने दराज सेलर सेंटर से उठा के इसको कॉपी कर लिया, एक्सपेंस आपने जो जो खर्चा किया, ठीक है, और आपने उसको क्लोजिंग एंट्री में जो आपके पास माल घर पे पड़ा हुआ है वो कर दिया। अच्छा, अब एक चीज ऐड करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगले महीने का अगर हम बना रहे हैं, मतलब ये आज महीना क्लोज हो गया, मैं खुश हो गया कि यार मेरा 13% प्रॉफिट हो गया, इट्स ओके, गुड, ठीक है, इनफ। आगे, अब आपका क्लोज जब आपने 31 जुलाई को जब क्लोज किया तो 3,10,000 आपके प्रोडक्ट की वैल्यू पड़ी हुई थी। तो ये 3,31,000, 3,10,000 उठ के आपके नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बन जाएगी कि महीना शुरू हुआ तो मेरे पास ये हो गया। फिर बिकना शुरू होगा, आप और परचेजेस करोगे। लेट सपोज हम यहाँ पे मैनुअली करते हैं कि मैंने पहले जो है वो 8 लाख का माल लिया था, इस महीने मैंने 4 लाख का लिया, काम थोड़ा स्लो था, 4,80,000 का मैंने माल लिया, सही है। अच्छा जी, मेरे कुछ और रिटर्न आ गए, 4,500 रुपए के रिटर्न आ गए इस महीने। हाँ, हर महीने का अलग अलग बात हो रही है, क्वार्टर की अलग अलग बात हो रही है। सबको एक साथ गिच पिच कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। इस पे काम किया, सेव किया, इसको वापस से शीट खोली, अगले महीने का अगले महीने कर सकते हैं हम, सही है। इस दफा आपकी ओपनिंग आ गई 3,10,000, और क्लोजिंग इस महीने की, लेट सपोज मैं बोलता हूँ आपको कि हमारी है 2.5 लाख, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग जो है, मतलब अगस्त जुलाई की हमने बात कर ली, जुलाई में 3,10,000 हमारे पास घर में पड़ी हुई थी इन्वेंट्री। लेकिन जब महीना शुरू हुआ अगस्त, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब कि 1 अगस्त जब शुरू हुई, आपके पास क्या माल पड़ा हुआ था, आपके पास 3,10,000 का माल पड़ा हुआ था। अगस्त पूरा खत्म कर दिया हमने, तो अगस्त की जो क्लोजिंग आई हमारी वो 259 आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, ये आ गया पीएनएल। ओपनिंग इन्वेंट्री में फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, उसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ ले जाके, 1 मिनट लगेगा बस। ओपनिंग इन्वेंट्री से यहाँ से उठा ली, सही है। अब इसका ये हो गया कि ओपनिंग हुई 3,10,000 की, 480 का नया माल लिया। टोटल आपके पास इस महीने जो बेचने के काबिल माल है वो 7,95,000 का पड़ा हुआ है, सही है। उसमें से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 259 की, सही है। और इस दफा आपने सेल की लेट सपोज 699 की, ठीक है। तो इस तरीके से अगले महीने का वर्क करेगा, उसके अगले महीने उस तरीके से वर्क करेगा। मतलब इस महीने के जो पे आउट्स है, लेट सपोज 7 लाख है, इन्वेंट्री घर में पड़ी थी अपने पास जब महीना शुरू हुआ 3,10,000 की, नया इस महीने माल खरीदा जो परचेजेस की वो 480 की, सही है। दो चार आइटम खराब थे उसको मेंशन कर दिया। आपके पास इस महीने जो बेचने के काबिल माल था वो 7,95,000 का था।
उसमें से अगस्त की 31 तारीख को अपने पास घर पे जो माल पड़ा था वो 260 का था, उसको माइनस किया तो इस दफा हमने जो 535 का माल था वो हमने 7 लाख का बेचा तकरीबन। 1,64,000 हमारा ग्रॉस हो गया। अच्छा, अब अगेन खर्चे वो जाहिर सी बात है, वन टाइम कॉस्टिंग थी, सारी चीजें थी। 5,000 तो हमारा वन टाइम वाला खर्चा था, सही है। वन टाइम के बाद हमारा लेट सपोज इस महीने मार्केटिंग का 5,000 का खर्चा हुआ। लेट सपोज पैकेजिंग में हमारे 10,000 घुस गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी खर्चे आ गए, सही है। इस महीने आपने अच्छा नेट किया, क्यों? क्योंकि हर दफा मार्केटिंग नहीं होगी, पैकेजिंग तो हर दफा आएगी, फॉलोवर तो हर दफा नहीं कराने, डी मॉल के लिए बैनर्स तो हर दफा नहीं बनाने हैं, तो इस तरीके से खर्चे रोटेट होते रहेंगे। लेकिन फिर भी ये जो परसेंटेज है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, तभी इसका मतलब होगा कि आप एक्यूरेट हो, आपने कोई चीज मिस नहीं की है। वरना बाज औकात क्या होता है, आप कोई एक आध परचेज डालना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आप ये बिल भूल गए, होता है बाज़ औक़ात बिल मिस हो गया, आप इसको डालना ही भूल गए 3,33,000 को, तो सारी चीजें आउट हो जाएंगी। आपको कैसे पता लगेगा? आपको फौरन से पता लगेगा कि जब ये परसेंटेज हिला हुआ होगा कि यार मैंने तो 15% पे सेट किया हुआ है, ये ऊपर कहाँ जा रहा है, सही है। तो आप मसला आइडेंटिफाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे अपनी परचेजेस को, क्रॉस चेक करोगे अपनी सेल्स को, क्रॉस चेक करोगे अपने एक्सपेंसेस को, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये काम करने के लिए इंट्रीज का होना बहुत जरूरी है कि आज मैं इन्वेंट्री लाया, लिख लिया, उसकी पिक्चर ले ली, बिल ले लिया, उसको सेव कर दिया, महीने के आखिर में बैठना है, हमने काम कर लेना है, ठीक है। एक और बात, सबसे जरूरी बात है, जो भी सो रहा है वो जाग जाए, काम की बात बता रहा हूँ। अच्छा भाई, हमने जो अपनी, लेट सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई परचेजेस जो हैं वो हमारी हैं 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो हेडिंग दे देते हैं हम, परचेजेस, ठीक है। क्लियर है कि हमारे पास जो परचेजेस हैं वो 3 लाख की हैं इस महीने की। अच्छा, अब मैं सेल्स लूंगा ना, तो मैं सेल्स पता है कब से लूंगा? मैं सेल्स लूंगा 1 जुलाई से 10 अगस्त तक। क्यों? लेट सपोज मेरी सेल है 280, ठीक है। 10 दिन ज्यादा क्यों लिए? 10 दिन ज्यादा इसलिए लिए क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं। हम जहाँ 30 तारीख को, जो 31 तारीख को माल हमने भेजा ना, वो अभी रास्ते में होता है। उस रास्ते को ट्रैक करने के लिए हमको जो अपनी सेल्स लेनी है वो 10 तारीख ऊपर करके लेनी है, जब मैं पहले महीने की कंसिडर कर रहा हूँ। अब लेट सपोज हम बात करते हैं कि अगला महीना शुरू हो गया। अब जो महीना शुरू हुआ है वो 1 अगस्त टू, लेट सपोज 30 अगस्त, अगस्त 30 का ही होता है या 31 का होता है, अपने को याद नहीं है। परचेजेस आपने ले ली, अगेन 2.5 लाख रुपए की परचेजेस की आपने, ठीक है। अच्छा, अब जो सेल लेंगे वो लेंगे 11 अगस्त से, 11 अगस्त से हम लेंगे टू अगली 11 अगस्त तक, अगली 10 सितंबर तक। तो जो 10 दिन का हमने यहाँ पे ब्रैकेट निकाला शुरू के महीने में, वो इवेंचुअली बराबर हो जाएगा। लेकिन परचेजेस के अंदर और सेल्स के अंदर क्यों फर्क किया? ताकि जो ऑर्डर ट्रांजिट में होते हैं ना, जो ऑर्डर रास्ते में होते हैं ना, उसका जो आपका कह लो कि क्या कहेंगे उसको, उसका जो कह लो कि स्टेटस होता है कि वो डिलीवर है, वो शिप हो गया, वो ट्रांजिट से था वो शिप हो गया, वो शिप से डिलीवर हो गया, उसमें 4 से 5 दिन 7 दिन अमूमन लगते हैं। तो मेरी जो चीज 30 तारीख को जाएगी वो हो सकता है 6 तारीख तक, हो सकता है 7 तारीख तक। तो मैं एहतियातन जब अपना पहला हिसाब बना रहा हूँ तो मैं पहली तारीख से लेके 10 तारीख एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं 10 एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, इस दफा थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन इवेंचुअली अगले महीने की तो सेल्स वही, परचेजेस वही कंसिडर करूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री वही कंसिडर करूंगा। लेकिन जब मेरी सेल्स होंगी, क्योंकि 10 तक मैं यहाँ ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ से 11 से लूंगा और यहाँ पे 10 पे छोड़ूंगा, लूंगा महीने की। लेकिन एक पैटर्न उसको चढ़ाने के लिए शुरू में हो सकता है 40 डेज, 45 डेज आपको कंसिडर करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर शिप में पड़े होते हैं, नॉर्मल सी बात है दराज के लिए। अच्छा भाई, ये बात हो गई। और हम बात करें, बस यही है कि इसमें जो हमारी
कह लें कि जो इन्वेंट की इंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। आपने इंट्रीज को प्रॉपर रखना है।